नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम डिस्कशन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आपके लिए मुख्य महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक ये है कि जब आपने सुना होगा कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, और उसके द्वारा केंद्र सरकार ने यूटी का निर्माण किया था, एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर में विद असेंबली थी यूटी, और लद्दाख में असेंबली नहीं थी। तो एक डी लिमिटेशन कमीशन स्टेब्लिश किया गया, जिसका 20 में 19 में जो जिनकी अध्यक्ष थी रंजना देसाई जी। तो उनने डी लिमिटेशन उनको किया और कुछ उनके द्वारा अनुशंसाएं दी गई कि आप इनके साथ इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख टेरिटरी में कुछ सीटें बढ़ाने की उनके द्वारा अनुशंसाएं दी गई। हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या अनुशंसाएं दी गई। तो हाल ही में क्या हुआ है, केंद्र सरकार के इस डीलिमिटेशन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में प्ली के द्वारा चैलेंज किया गया था और इस पे सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर इसको चैलेंज किया गया था कि इस डीलिमिटेशन कमीशन ने आर्टिकल 170 का वायलेशन किया है। आर्टिकल 170 ये कहता है कि आप 2026 के बाद ही नेक्स्ट डीलिमिटेशन कमीशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का आप दोबारा रीऑर्गेनाइज कर पाएंगे 2026 के बाद, ऐसा सरकार ने भी प्रावधान किया है। तो जब आप 2026 तक ऐसा आपके यहाँ प्रावधान है, आपने संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा कर दिया है, तो आपको इतनी जल्दबाजी क्या थी कि आपने 2026 का वेट नहीं किया। तो ऐसा पिटिशनर ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 2026 का वेट नहीं कर सकते थे। अगर डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है तो इमीडिएट इफेक्ट से हमका डीलिमिटेशन वहां का करना था, इसलिए हमने इसको जल्दबाजी में किया। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला क्या कर लिया है, रिजर्व रख लिया है। 1-2 दिन में या हफ्ते में ये फैसला आ जाएगा कि क्या इसमें स्थिति हुई है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि आर्टिकल 329 ये कहता है कि आप डीलिमिटेशन की जो कंस्टिट्यूंसी होंगी उनमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो आप इसको मत देखिएगा, ये आपकी सीमा से बाहर है, आपकी परिधि से बाहर है, हमारे संविधान के द्वारा ऐसा कहा गया है। ठीक है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मेघराज कोठारी डीलिमिटेशन कमीशन बाद में कहा था कि एक बार अगर डीलिमिटेशन कमीशन का नोटिफिकेशन गजट में पास हो गया, उसमें पब्लिश हो गया, तो सच ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के सामने कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो ये बैकग्राउंड था। अब क्या है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया और उन्होंने कहा कि हम इसमें नंबर ऑफ सीट हैं असेंबली में, उसमें बढ़ाने की अनुशंसाएं करते हैं। पहले सीट थी 111, 111 में से 46 सीटें कश्मीर में थी, 37 सीटें जम्मू में थी और 4 सीट हमको लद्दाख में देखने को मिलती थी, और 24 सीटें हमने अपने क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान के द्वारा ऑक्युपाइड क्षेत्र है, पीओके बोलते हैं, उसके द्वारा हमने रिजर्व कर रखी है। लेकिन 6 मार्च 2020 को डीलिमिटेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया और सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के द्वारा इसको हेड किया गया। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और जम्मू कश्मीर के 5 मेंबर ऑफ एसोसिएट भी इसमें शामिल थे। ठीक है। उनके द्वारा कहा गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में उनने 7 सीटें इंक्रीज करने का कहा, और कहा 7 सीटें में से आप 6 असेंबली में 6 सीटें आप जम्मू में करिएगा और 1 सीट आप कश्मीर में इंक्रीज करिएगा। तो पहले अब यहाँ पे क्या कितनी हो जाएंगी, 43 हो जाएंगी जम्मू में, और कश्मीर में कितनी हो जाएंगी, 47। पहले 46 थी। ठीक है, पहले यहाँ पे 37 थी। और लोकसभा के लिए कहा कि 5 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी रीजन को आप इसको डिवाइड कीजिएगा, और जम्मू कश्मीर रीजन को 1 सिंगल यूनियन टेरिटरी के रूप में इन्हें नोटिफाई करने का प्रयास किया। इनने कुछ बाउंड्री को रीड्रॉ किया, जिसमें अनंतनाग और जम्मू सीट की बाउंड्री को रीड्रॉ किया,
जम्मू पीर पंजाब रीजन, पूंछ राजौरी डिस्ट्रिक्ट को कंप्राइज किया, और उसके बाद उनने जो पार्ट ऑफ जम्मू पार्लियामेंट का होता था उसको अब अनंतनाग सीट में उनने ऐड कर दिया। और जो श्रीनगर का रीजन हमको सिया डोमिनेटेड रीजन हमको देखने को मिलता है, उसको उन्होंने ट्रांसफर करके बरमुला कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल कर दिया। और कश्मीरी पंडित के लिए उन्होंने एटलीस्ट 2 सीट मेंबर फ्रॉम कमेटी के लिए रखी, जिसको कश्मीरी हिंदी बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और पहली बार शेड्यूल ट्राइब के लिए उनने फर्स्ट टाइम 9 सीटें उनने रिजर्व करके रखी। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन उनके द्वारा दी गई और इस 2019 के एक्ट के तहत इसे प्रस्तावित करने की बात की गई। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि संविधान में क्या महत्वपूर्ण है, डिलिमिटेशन से संबंधित क्या प्रावधान है और उसके संबंध में क्या बातें की जाती है, वो हम देख लेते हैं। आज संविधान का आर्टिकल 82 ये कहता है कि पार्लियामेंट इनएक्ट करेगा डिलिमिटेशन एक्ट को आफ्टर एवरी सेंसस के बाद। आर्टिकल 170 ये कहता है कि जो भी हमको स्टेट है उसको टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करेंगे आफ्टर एवरी सेंसस के बाद। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। इसी का वायलेशन उन्होंने किया है कि हम 2026 तक आपने संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान कर दिया था, तो आप इसको पहले क्यों कर रहे हैं, तो इस बात पे विवाद हो गया। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, कि इंडिपेंडेंट बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 82 के तहत, और पार्लियामेंट इसको एनेक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस के बाद। हर पास मतलब कि आप सेंसस हमको देखने को मिलेगी, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश करता है और जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी होती है अकॉर्डिंग टू जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से उसको डिवाइड करने का प्रयास किया जाता है, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उनका, हमारा लोकतंत्र है उनमें उनका प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। दूसरा, फर्स्ट एक्साइज जो डिलिमिटेशन की गई, जो उसको प्रेसिडेंट के द्वारा 1950-51 में स्टेब्लिश किया गया और डिलिमिटेशन एक्ट 1952 में पहली बार स्टेब्लिश किया गया। अभी तक 1952, 1963, 1973 के आधार पर हमने डिलिमिटेशन कमीशन और 2002 के आधार पर हमने डिलिमिटेशन कमीशन स्टेब्लिश किए हैं। 1981 और 91 के बाद हमने डिलिमिटेशन कमीशन स्टेब्लिश नहीं किए गए हैं। अभी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो 2002 के अनुशंसा के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीटों का, अभी जितने भी लोकसभा की सीटें हैं वो 2002 के आधार पर चल रही हैं। ठीक है, इसको 2026 में करने का प्रयास किया जा रहा है। डिलिमिटेशन कमीशन के जो कमीशन होते हैं, मतलब कि जो लोग होते हैं, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हमको देखने को मिलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इसमें शामिल रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो रंजना देसाई कमेटी थी वो डिलिमिटेशन कमेटी नहीं थी, इसको आप याद रखिएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। वो केवल कमेटी थी कि आप जो जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन करना है उसके संबंध में आप अनुशंसा दीजिए, और उस कमेटी के आधार पर सरकार 2019 में क्या लेके आई, 2019 का एक्ट, और उसके आधार पर अनुशंसाओं को लागू करने का प्रयास किया गया। ठीक है, चलो एक न्यूज है कि इंडिया अब चेयरमैनशिप मिल गई है बासनार अरेंजमेंट की, जो 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव में आएगी। तो बासेनार अरेंजमेंट क्या है, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम का पार्ट है, इसके अंतर्गत वर्क करता है, और ट्रांसपेरेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने भी कन्वेंशनल आर्म हैं, डील यूज गुड्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार के आर्म हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, तो उनके बारे में उनको रेगुलेट करने का प्रयास करता है कि ताकि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी ऐसा आर्म्स ना हो कि हमारे मानव सभ्यता को खत्म करने का प्रयास करें। इसको 1996 में स्टैब्लिश किया गया, वॉलंटरी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है, और उसमें 42 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। 2017 में भारत इसका मेंबर बना। MECR ये शब्द याद रखिएगा, वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, और ये क्या करता है, जो भी मतलब कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो आर्म्स हैं, चाहे वो रेडियोलॉजिकल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, या फिर अदर वेपन हो, उनको कम करने का प्रयास करता है, चाहे वो मतलब कि प्रोलिफरेशन उनका ना हो, उसको प्रिवेंट करने का प्रयास ही करता है।
ठीक है। इसके अलावा अदर ग्रुप है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। 1975 में भारत के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इसको स्टेब्लिश किया गया, ताकि विश्व में क्या हो, उसको न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का प्रयास किया जाए, और न्यूक्लियर रिलेटेड जो एक्सपोर्ट होता है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। इसको इंडिया मेंबर नहीं है, चाइना हर बार इसमें लंगा लगा देता है, चाइना भारत को इसका मेंबर नहीं बनने देता है। एक ग्रुप और है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, 1985 में स्टेब्लिश किया गया। इसको जो भी मतलब कि केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन है उसको एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट समय जो भी कंट्रीब्यूशन उसको कम करने का प्रयास करता है। इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है, और इंडिया EU इसके सारे मेंबर हैं। एक मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम है, ये अनमेन्ड एरियल व्हीकल को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, लीगली बाइंडिंग नहीं है। 35 मेंबर हैं, इंडिया शामिल है और चाइना इसका मेंबर नहीं है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक्चुअली हम पूरा एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम एग्जांपल जो ये आप पढ़ रहे हैं, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, जैसा आपने ये पढ़ा ये वाला मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, तो इसमें आप समरी के फॉर्म में देखेंगे तो ट्रीटी आपको देखो, ये इधर आपको कन्वेंशनल, ये सब चीजें इसमें शामिल रहती हैं। इधर आपको कन्वेंशन वेपन देखने को मिलेंगे। कन्वेंशनल में आपको वासनार एग्रीमेंट देखने को मिलेगा, इसको रोकने का प्रयास करता है। मिसाइल में आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम आपको देखने को मिलेगी, इसको कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और इसका भारत क्या है सदस्य, इसका महत्व तो ये होगा कि भारत जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी अभी 270 के आसपास हमको रेंज है, स्पीड है, उस रेंज है तो उसको बढ़ाने का 300 से ऊपर करने का प्रयास करेगा, क्योंकि भारत अब इसका सदस्य है। न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए NPT है और NSG है। NPT का भी भारत विरोध करता है, NSG का भारत सदस्य बनना चाहता है लेकिन चाइना बनने नहीं देता। केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के लिए ये ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसका भारत सदस्य है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए अलग से 2 कन्वेंशन है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ग्रुप भी है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे फिर से देखेंगे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, 1975 में न्यूक्लियर रिलेटेड जो आइटम है उनको कम करने का प्रयास करता है। ऑस्ट्रेलियर ग्रुप है जो हमारा बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, मिसाइल रिलेटेड आइटम, और वासनार एग्रीमेंट हमारा कन्वेंशनल मिलिट्री रिलेटेड जो आइटम रहते हैं उनको कम करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब पर्सनैलिटी राइट चर्चा में है, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा कहा है। आपने एक न्यूज सुनी होगी कि अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसी गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि माय लॉर्ड हमारे अधिकारों को सुरक्षित कीजिए, लोग हमारी आवाज का उपयोग करते हैं और हमारी उपयोग के द्वारा लोग क्या करते हैं, अपने यूट्यूब पे फॉलोअर बढ़ा लेते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ा लेते हैं, तो ये तो क्या है, अब थेरेपी के लिए लोग उपयोग करते हैं मेरी आवाज का, तो ये तो हमारे पर्सनल राइट का क्या है, उल्लंघन है। तो पर्सनल राइट का उल्लंघन करने के लिए मेरे राइटों का, मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटीम ऑर्डर पास किया है और उन्होंने कहा है कि जितना भी आप अनलॉफुल यूज होता है सेलिब्रिटी की जो नेम है, इमेज है, वॉइस है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास कीजिए, पर्सनल राइट होते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि पर्सनल राइट आपका राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत आता है। और आपको याद होगा पुट्टा स्वामी विवाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इस बात को बस इतना से ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा हमको नहीं पढ़ना। दूसरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 चर्चा में है, इसको इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिलीज किया जाता है और इसमें 200 से अधिक जो गुड्स होती हैं, सर्विस होती हैं, 172 सिटी में इसको एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी सिटी सबसे अधिक महंगी है। तो इसमें टॉप पे हमको न्यूयॉर्क देखने को मिलेगी, उसके बाद सिंगापुर, ये सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट क्या है, रिसर्च है, एनालिसिस डिवीजन है इकोनॉमिस्ट का, ठीक है, इकोनॉमिक्स न्यूज़पेपर इसके द्वारा, और इसको 1940 में स्टैब्लिश करने का प्रयास किया गया, ठीक है। बस इसको मेंस में इस डेटा को कोट कर सकते हैं और आप इंडेक्स याद रखिए, सॉरी, किसके द्वारा जारी किया गया, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। दूसरा कम्युनिटी
कम्युनिटी इन्वर्टर फेलोशिप चर्चा में है। इसको नीति आयोग का जो मिशन है अटल इनोवेशन मिशन, इसको यूपीएससी ने प्रश्न पूछा जा चुका है। और यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है यूएनडीपी, उनके द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाता है। 1 ईयर का लॉन्ग इंटेंसिव फेलोशिप प्रोग्राम है। इसके द्वारा नॉलेज बिल्डिंग की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि जो कोई भी अगर इंटरप्रेन्योर है उसकी इंटरप्रेन्योरशिप की जो जर्नी है वो आसान हो और उसका जो स्टार्टअप है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। यूएनडीपी के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, 1965 में स्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर हमको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट पॉवर्टी के रिडक्शन की दिशा में काम करते हैं। इंडिया मेंबर है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का क्या है, पार्ट है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। दूसरा अब क्या हुआ है, बरगेटे जो आपको एक ब्रेड देखने को मिलेगा, उसको यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का पार्ट उसमें शामिल किया गया है। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है, एक ओरल हो सकता है कोई भी चीज, ट्रेडिशनल हो सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट हो सकता है, सोशल प्रैक्टिस हो सकती है, रिचुअल हो सकता है। इस प्रकार की चीजों, इंटेंजिबल का दो प्रकार की हेरिटेज हमको देखने को मिलती है। एक तो इंटेंजिबल होती है, एक आपको इंटेंजिबल देखने को मिलेगी, एक आपको टेंजिबल देखने को मिलेगी। इंटेंजिबल का मतलब है कि अमूर्त, जिसको आपको छू नहीं सकते। टेंजिबल का मतलब है मूर्त, जिसको आप छू सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट इसको बोलते हैं इंटेंजिबल को। तो कोई भी आपकी जो संस्कृति है, कोई भी आपका कल्चरल है, वो इंटेंजिबल के अंतर्गत आएगा। जी आप ब्रेड आप देख पा रहे हैं, इसको इंटेंजिबल में शामिल किया गया है। भारत में यूनेस्को के द्वारा 14 ऐसे चीजें हैं, उनको शामिल किया गया है। 2008 में जो वैदिक चांटिंग है उसको शामिल किया गया। 2008 में रामलीला, जो कि रामायण का परफॉर्म किया जाता है, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, उसको शामिल किया गया। 2008 में केरल का कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर है, उसको शामिल किया गया। रमन 2008 में जो गढ़वाल हिमालय रीजन का पार्ट है, 2009 में इसको शामिल किया गया, फेस्टिवल रिचुअल थिएटर है। मुडियाट्टू ये भी केरला का है, 2010 में रिचुअल थिएटर है, डांस ड्रामा है, इसको शामिल किया गया। कालबेलिया फोक सॉन्ग, ये आपको राजस्थान से देखने को मिलेगा, 2010 में शामिल किया गया। छऊ डांस आपको 2010 में शामिल किया गया। बुद्धिस्ट चांटिंग जो लद्दाख में है, उसको 2012 में शामिल किया गया। रीजन आपको देख पाएंगे जम्मू कश्मीर इंडिया में, ये आपको देखने को मिलेगा। संकीर्तन आपको डांसिंग जो कि मणिपुर का है, 2013 में शामिल किया गया। ट्रेडिशनल ब्रास जो क्राफ्ट है, थिएटर आपको, ये आपको जो पंजाब से संबंधित आपको देखने को मिलता है, वो आपको 2014 में शामिल किया गया। योगा 2016 में शामिल किया गया। नवरोज आपको इधर 2016 में शामिल किया गया। कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया। ठीक है, ये लिस्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और दूसरा 14 है, एक रह गया है। 14वां आप मुझे कमेंट करके बताइए 14वां कौन सा है इंटेंजिबल हेरिटेज साइट में। ठीक है, नहीं मैं आपको बताऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी इस संकीर्तना के बारे में यूपीएससी ने, संकीर्तन के बारे में यूपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा सकता है। सिंपल इतना प्रश्न था कि संकीर्तन कहां से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी महत्वपूर्ण ये इंटेंजिबल जितने भी प्रोग्राम हैं, आप उनको याद रखें, उनकी बेसिक डिटेल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न जो इंपोर्टेंट चीज होती है वहीं से बनता है। दूसरा हॉर्निवल फेस्टिवल चर्चा में है, नागालैंड में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, हर साल मनाया जाता है। ट्रॉपिकल वर्ड है ये, रिफ्लेक्ट जो हमारा ट्राइबल कल्चर है उसके संदर्भ में सॉन्ग होता है, एक्सप्रेशंस होता है, डांस होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, एनुअल रूप से मनाया जाता है। तो इंडियन हॉर्नबिल आपको यहां देखने को मिलेगा, ये आपको इंडियन हॉर्नबिल आपको ये देखने को मिलेगा। आयुष्मान की स्टेटस में आपको वनरेबल कैटेगरी में है, साइट के अपेंडिक्स 1 है, लॉन्ग लिव्ड है और लिविंग इन नियरली 50 ईयर कैपेबिलिटी, इसमें देख के कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। सिग्निफिकेंस वेस्टर्न घाट नीलगिरी में देखने को मिलता है और द नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी देखने को मिलता है। इसको फॉरेस्ट इंजीनियर बोलते हैं या फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि सीड्स रहते हैं, उसको ट्रॉपिकल ट्री के माध्यम से उसको मतलब कि उसको बिखेरने का ये काम करते हैं। ठीक है, हॉर्निवल फेस्टिवल हमको पता ही है दिसंबर में नागालैंड में बनता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, रिजर्व बैंक ने कुछ गाइडलाइन इशू की हैं, किसके लिए, जो हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रहती है उनके लिए। और कोऑपरेटिव बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल एंटिटी है, मेंबर रहते हैं
सेम टाइम पे ओनर कस्टमर इसके मेंबर हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपको 1500 के आसपास देखने को मिलेंगी, फिर आपको शेड्यूल को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, मल्टी स्टेट देखने को मिलेंगी, सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, फिर आपको सिंगल स्टेट। तो इन्होंने कहा है कि टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 में शामिल किया है। कहा है कि टायर 1 डिपॉजिट आपको 100 करोड़ से आसपास होना चाहिए, तो आप टायर 1 के तहत हैं। टायर 2 में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक, टायर 3 में 1000 से 10,000 करोड़ तक, टायर 4 में 10,000 करोड़ से अधिक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, कैपिटल इन्होंने किया है, जो कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो रहता है उसको आप 9% से 15% के आस आपके होना चाहिए, और टायर 4 के आसपास आपको बेसल 3 के नॉर्म को आपको फॉलो करना पड़ेगा। बेसल 3 क्या है, बैंकों से संबंधित नॉर्म्स और रेगुलेशंस रहते हैं ताकि बैंकों की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो सही रूप से। किसी दिन हम बेसल 3 नॉर्म को भी पढ़ेंगे, अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बस इतना पढ़ना। दूसरा, स्टेट रजिस्टर कोऑपरेटिव बैंक क्या है, सिंगल स्टेट होती हैं, इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, इस बात को बस इतना ध्यान रखेंगे, और आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एक्चुअली इनकी जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो हाई लेवल पे हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा, ब्लैक होल चर्चा में था, कुछ चल रहा था तो इसलिए हमने ब्लैक होल को पढ़ा केवल, और जो चल रहा था वो नहीं पढ़ा क्योंकि वहां से प्रश्न नहीं बनता है। तो ब्लैक होल आपको देखने को मिलेगा, एक सिंगुलरिटी देखने को मिलेगी, स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ये आपको सिंगुलरिटी देखने को मिलेगी। जितना भी ब्लैक होल का मास है वो सारा कहीं पे कंसंट्रेट होता है इस सिंगुलरिटी में। फिर आपको फोटोन स्फीयर देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा। इस पे लाइट यहाँ से बेंड कर सकती है, बट आप स्टिल यहाँ से आप यहाँ पे वापस आ गए यहाँ पे, तो यहाँ से आप ब्लैक होल की सीमा से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइट है वो यहाँ से बेंड हो सकती है। इवेंट होराइजन ये वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ आ गए तो यहाँ से लाइट आ गई, या फिर आप आ गए, या फिर कोई आपको कोई भी मतलब कि प्लेनेट आ गया तो यहाँ से वापस नहीं जा सकता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, और आपको एक एक्रेशन डिस्क मिलेगी, जो आपको ये वाली चीज है, ये वाली आपको दे सकते हैं। यहाँ पर आपको गैस मिलेंगे, डस्ट मिलेंगे, स्टार मिलेंगे, प्लैनेट मिलेंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब ब्लैक होल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मान लो कोई एक बहुत कम लेवल का हमको स्टार देखने को मिलेगा जिसको येलो स्टार बोलते हैं, और ये रेड जेंट में जाएगा, प्लैनेटरी नेबुला में जाएगा, व्हाइट ड्वार्फ में जाएगा, और ब्लैक ड्वार्फ में शामिल होगा। क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो इसलिए ब्लैक होल को फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस पूरा स्टार निर्माण से लेकर स्टार की प्रक्रिया का विनाश होने तक इस ब्लैक होल की प्रक्रिया का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। मान लो आपको नेबुला ऐसा मिला कि इसका ब्लू जिसका मास क्या है 8m से ज्यादा है, आप रेड सुपर जेंट बन गए, आपको सुपरनोवा बन गए, या तो आप न्यूट्रॉन स्टार बन जाओगे, या तो ये स्टार है वो ब्लैक होल में चेंजेस हो जाएगा, क्योंकि मास इसका बहुत अधिक है। ठीक है, इस बात को देखेंगे। और m से मतलब है कि सोलर मास, मतलब कि 8 सोलर मास से अगर अधिक है तो ब्लैक होल बनने की प्रक्रिया में शामिल होगा, और अगर 8 सोलर मास से कम है तो ब्लैक होल कोई स्टार नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। अब एक नेटो बेनेटर पॉलीडोनोटस ये चर्चा में है। ये क्या है, स्विंग डायनासोर हैं, ये हमको मंगोलिया में डिस्कवर हुए हैं, और क्रेटेसस पीरियड के हमको देखने को मिलते हैं। आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि नेटो बेनेटर्स क्या हैं, तो आप बता देंगे स्विमिंग क्या है, डायनासोर से मंगोलिया के क्षेत्र में हमको देखने को मिले हैं, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। मंगोलिया का रीजन पढ़ लेते हैं। आपको मंगोलिया देखने को मिलेगा, ये आपको इधर रसिया और चाइना के मध्य एक सैंडविच के रूप में देखने को मिलेगा, ये किसी की सीमा नहीं लगती है इससे। ठीक है, इस बात को बस ध्यान रखेंगे। ये वाला रीजन तो आपको पता ही है, कई बार हम पढ़ चुके हैं, ये वाला रीजन भी आपको पता है, कई बार पढ़ चुके हैं। अच्छा, कमेंट करके बताइएगा कि अरल सी आपको देखने को मिलेगा, इसकी सीमा किस किस राज्य से लगती है, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जो कैस्पियन सी है उससे कौन कौन से देश की सीमा लगती है। ठीक है, अब म्यांमार और भारत का बॉर्डर चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे कोविड के बाद बैरिकेड लगा देते, आना जाना बिल्कुल बंद था, तो भारतीय लोगों ने कहा है कि अब तो हटा लो, हमको ट्रेड करना है, तो इसलिए चर्चा में था। आप यहाँ पे देख पाएंगे म्यांमार की सीमा मिजोरम से लगेगी,
मणिपुर से लगेगी, नागालैंड से लगेगी, अरुणाचल प्रदेश से लगेगी। ठीक है, मोरे वाला रीजन चर्चा में था, मोरे। ठीक है, तामू, संगाई डिवीजन, चीन स्टेट, यहाँ से जो रोहिंग्या है, यहाँ पे चीन स्टेट हमेशा चर्चा में रहता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। ये वाला रीजन देख पाएंगे, म्यांमार इधर है, इसकी सीमा थाईलैंड से लगेगी, लाओस से लगेगी, इधर नीचे कंबोडिया है, इधर आपको वियतनाम देखने को मिलेगा, ऊपर चीन है ये वाला रीजन। ये वाला रीजन हमारा है, लेकिन चाइना ये क्लेम करता है। दूसरा, अफ्रीका चर्चा में रहता है। अफ्रीका ने पाकिस्तान को वार्न किया है कि आप हमारी धरती का उपयोग पाकिस्तान मतलब कि भारत में कश्मीर में अटैक करने के लिए उपयोग नहीं करिएगा। तो काफी अच्छी खबर है। क्यों किया है? तो भारत ने पाकिस्तान में बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन जो प्रोजेक्ट है उन पे काम किया है। तो कौन कौन सी ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट है? भारत ने 218 किलोमीटर रोड एक लंबी लाइन बनाई है, जेरान से डेलेराम, जैसे आप देख पा रहे हैं, जेरान से डेलेराम। और भारत ने 220 किलो केबी का ट्रांसमिशन लाइन बनाया है, जिसको पुले कश्मीर टू काबुल बोलते हैं, जैसा आप 2 नंबर यहाँ पे देख पा रहे हैं। और तीसरा, सलमा डैम बनाया है 3 नंबर, जैसे हेरात के पास हमने बनाया है। अफगान पार्लियामेंट बनाई है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, 2010 वंश के भी सब्सटेंस, ये बहुत सारे काम किए हैं। और इस सब की वैल्यू क्या है? 2001 से लेकर $3.1 बिलियन के आसपास हमने पाकिस्तान में निवेश किया है। इसलिए हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये वाली जो रीजन है वो हमारे भारत से लगता है, लेकिन भारत ये पाकिस्तान हमको रास्ता नहीं देता, तो हमको ऐसे होके जाना पड़ता है। हम इसलिए चावर पोर्ट का निर्माण कर रहे हैं। हम कांडला से जाएंगे, मुंबई से जाएंगे, और इधर आप जारांज से लेकर दिलेराम तक जाएंगे, और इधर से हम क्या कर जाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। और इसलिए चर्चा में रहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी चर्चा में रहता है। इसलिए हमेशा ये चीजें आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो आपको क्या करना चाहिए, कनेक्टेड होकर पढ़ना चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे प्रश्न को। कुछ सिटी हमेशा चर्चा में रहती हैं। तानिन कोट चर्चा में रहता है, कंदार, फारा, जारांज, माजरे शरीफ, इससे प्रश्न आ चुका है, बगलान, ठीक है, फैजाबाद। तो ये सारी चीजें हैं। और अफगानिस्तान की सीमा किस किस से लगती है? ईरान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, ऊपर भारत से लगती है, तजिकिस्तान से लगती है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से लगती है। कैस्पियन से इसकी सीमा नहीं लगती। इधर आपको चाइना से भी हल्की सी सीमा आपको देखने को मिलेगी, ये वाला रीजन। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।